एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज चौकोर आकार में है, चाहे वह पिगलिन बुढ़िया का सर हो या स्टीव का घर, जो दिन में किसी स्वर्ग से कम नहीं, लेकिन रात होते ही ज़ॉम्बीज़ और कंकालों की सेनाओं का आतंक बन जाता है। कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम स्टीव होता है। बचपन से ही स्टीव को अनजान जगहों को खोजने और उन्हें समझने का जुनून था, लेकिन छोटे बच्चों को खदानों में जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उसका सपना अधूरा रह गया। बड़े होते ही वह अपने बचपन की उस अधूरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक दिन चुपचाप एक पुरानी माइन में उतर गया। वहां खुदाई करते समय उसे एक रहस्यमयी ऑर्ब और एक चमकदार अर्थ क्रिस्टल मिला। जैसे ही उसने ऑर्ब को क्रिस्टल में डाला, अचानक एक चमकदार पोर्टल खुल गया। बिना ज्यादा सोचे वह उस पोर्टल में कूद गया और खुद को एक बिल्कुल नई दुनिया ओवरवर्ल्ड में पाया। ये दुनिया माइनक्राफ्ट जैसी लग रही थी, लेकिन स्टीव के लिए यह जादुई और अकल्पनीय थी। वहां कल्पना ही हकीकत थी। जो सोचा वो बना लिया। स्टीव ने वहीं बसने का फैसला किया और एक सुंदर शांतिपूर्ण दुनिया बनाने में जुट गया। इसी सफर में उसकी मुलाकात डेनिस नाम के एक वुल्फ से हुई, जो जल्द ही उसका सबसे करीबी साथी बन गया। कई दिनों तक दोनों ने मिलकर इस अद्भुत दुनिया को संवारा, लेकिन एक दिन डेनिस एक रहस्यमयी दरवाजे तक पहुंच गया जो घने जंगलों में छुपा हुआ था। जिज्ञासा में आकर स्टीव ने उसे खोला और दोनों एक नए पोर्टल से होते हुए माइनक्राफ्ट के डरावने डायमेंशन नेदर में पहुंच गए। नेदर, जहां न रचनात्मकता थी न रंग, सिर्फ अंधकार, डर और विनाश। वहां की शासक थी एक दुष्ट पिगलिन रानी मालगोशा। उसने स्टीव और डेनिस को बंदी बना लिया और उनके पास से वह रहस्यमयी ऑर्ब भी छीन लिया, जिससे स्टीव की पूरी यात्रा शुरू हुई थी। असल में वह शुरू से ही ऑर्ब को हथियाकर ओवरवर्ल्ड को मिटा देना चाहती थी, लेकिन स्टीव ने यह खतरा भांप लिया और डेनिस को समझाया कि अब उसे ही इस दुनिया को बचाना होगा। सबके सो जाने के बाद स्टीव डेनिस को चुपचाप जेल से बाहर निकालता है और ऑर्ब उसे सौंप देता है। साथ ही हिदायत देता है कि इसे पृथ्वी पर ले जाकर अपने घर में छुपा दे। डेनिस जैसे तैसे पिगलिन्स से बचता हुआ ओवरवर्ल्ड के पोर्टल से निकलकर धरती पर स्टीव के घर पहुंचता है। वह ऑर्ब को बेड के नीचे रखते ही देखता है कि ऑर्ब और क्रिस्टल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और उसी पल ओवरवर्ल्ड का पोर्टल बंद हो जाता है। अब कहानी कूदती है 80 के दशक के अमेरिका में, जहां गैरेट, जिसे गेमिंग की दुनिया में गार्बेज मैन कहा जाता है, अपना छोटा सा वीडियो गेम स्टोर चला रहा होता है। उसकी माली हालत खराब है, ऊपर से दुकान खाली करने का नोटिस भी थमा दिया गया है। मजबूरी में वह स्टोरेज ऑक्शन में भाग लेता है, जहां उसे एक बंद स्टोरेज यूनिट में 1978 का सबसे चर्चित गेम कॉस्मोस होने की भनक लगती है। ये सुनते ही उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है और वह उस यूनिट को ज्यादा कीमत पर खरीद लेता है। लेकिन जब वह बॉक्स खोलता है तो अंदर सिर्फ कुछ पुराना कबाड़, एक चमकता हुआ ऑर्ब और एक क्रिस्टल मिलता है। दरअसल वह स्टोरेज स्टीव के लंबे समय से वीरान पड़े घर का सामान था, जो एक नई रहस्यमयी कहानी की शुरुआत का इशारा था। गैरेट की किस्मत जैसे उसके साथ कोई क्रूर मजाक कर रही थी। कॉस्मोस गेम की उम्मीद में उसने जो बचत की थी वो भी हाथ से चली गई। दिल टूट चुका था। वह ऑर्ब और क्रिस्टल को लेकर तेजी से अपनी पुरानी कार में घर लौट रहा था, लेकिन जैसे ही शहर की सीमा में पहुंचा, उसकी कार का इंजन भी धोखा दे गया। बुरी तरह झल्लाया हुआ गैरेट सड़क के किनारे गाड़ी से उतरा और गुस्से में चिल्लाने लगा, मानो उसकी आवाज खुद ब्रह्मांड से जवाब मांग रही हो। उसी समय शहर में कदम रख रही थी नताली, अपनी दिवंगत मां की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए। साथ में था उसका छोटा भाई हेनरी, जो बाहर से मासूम लेकिन भीतर से एक जीनियस इन्वेंटर था। उसकी दुनिया कल्पनाओं से भरी थी, जिन्हें वो अक्सर कागज पर उकेर लिया करता था। शहर में पहुंचकर उन्हें डॉन नाम की एक रियल एस्टेट एजेंट मिलती है, जो उन्हें एक चिप्स कंपनी द्वारा दिया गया घर सौंपती है। नताली को उसी कंपनी में नौकरी मिली थी। अगली सुबह हेनरी स्कूल जाने से पहले गैरेट के गेम स्टोर पहुंचता है। वहां रखी पुरानी गेमिंग मशीनें, अजीबोगरीब डिवाइसेस और गैरेट की निराश आंखों में उसे कुछ खास दिखता है। थोड़ी देर ठहरकर वह स्कूल चला जाता है। स्कूल की पहली आर्ट क्लास में सभी बच्चों को संतरा और केला जैसा दिखता हुआ लाइव आर्ट बनाने को कहा जाता है। बाकी बच्चे साधारण ड्राइंग में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन हेनरी कुछ अलग ही सोचता है। वह केले की पीठ पर एक फ्यूचरिस्टिक जेट पैक बना देता है। उसका टीचर नाराज होकर समझाता है कि यह एक लाइव ऑब्जर्वेशन असाइनमेंट है, कल्पना की उड़ान नहीं। क्लासमेट्स भी उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हेनरी रुका नहीं। उसने ठान लिया कि वह अपनी कल्पना को हकीकत में बदलेगा। शाम को वह खुद एक छोटा सा जेट पैक बनाता है और उसे एक स्केलेटन पर बांधकर स्कूल के ग्राउंड में लाता है। बच्चे हैरान थे, यह सब मजाक नहीं था। लेकिन जैसे ही वो डेमो शुरू करता है, एक शरारती लड़का जेट पैक की वायर काट देता है। अगले ही पल स्केलेटन हवा में उड़ जाता है और सीधे जा टकराता है चिप्स फैक्ट्री के कर्मचारियों से, जिससे कंपनी की कुछ महंगी मशीनें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। बस यहीं से शुरू होता है उस छोटे बच्चे की दुनिया बदलने वाला सफर।
और एक पुराने गेम स्टोर वाले की किस्मत का दोबारा करवट लेना। हेनरी की जेटपैक वाली हरकत के बाद स्कूल में टहलका मच जाता है। वाइस प्रिंसिपल मर्लिन उसे अपने गार्जियन को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन नताली को मुश्किल में डालने के बजाय हेनरी एक चालाक प्लान बनाता है। वह सीधे गैरेट को कॉल करता है और कहता है, अगर तुम मेरे अंकल बनकर स्कूल आओगे तो मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा। गैरेट बिना कुछ सोचे फौरन स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल से लौटने के बाद हेनरी फिर से अपने जेटपैक की गिनती और गणनाएं करता है। सब कुछ सही था, फिर भी कुछ गलत हुआ था। हार मानकर वह अपनी नोट्स से भरी डायरी उठाता है और डस्टबिन में फेंक देता है। उसी वक्त उसकी नजर स्टोर के कोने में पड़े ऑर्ब और क्रिस्टल पर पड़ती है। एक पल की जिज्ञासा उसे खींच लाती है और जैसे ही वह ऑनर्ब को क्रिस्टल में फिट करता है, एक रहस्यमयी ऊर्जा जाग उठती है। ऑनर्ब चमकने लगता है और हेनरी को अपने साथ खींचते हुए शहर के बाहर पुरानी खदानों की ओर ले जाता है। इस बीच घर और स्कूल दोनों जगह हेनरी की गैर मौजूदगी से नताली घबरा जाती है। डॉन, जो कि किसी मिशन की तरह उसकी मदद कर रही थी, फौरन उसके मोबाइल से हेनरी का लोकेशन ट्रैक करती है। वह पुरानी माइंस में है। दोनों दौड़ती हुई वहां पहुंचती हैं। जैसे ही गैरेट, नताली, डॉन और हेनरी माइंस में एक साथ होते हैं, क्रिस्टल से बना पोर्टल अचानक सक्रिय हो जाता है और एक विस्फोटक रोशनी के साथ उन्हें खींचकर एक दूसरी दुनिया, ओवरवर्ल्ड, में ले जाता है। इस नई दुनिया को देखकर चारों दंग रह जाते हैं। हर ओर एक रहस्यमयी लेकिन सुंदर ऊर्जा फैली होती है, लेकिन दूसरी ओर इस खुलते पोर्टल से ओवरवर्ल्ड का एक भोला ग्रामीण निटविट गलती से पृथ्वी पर आ जाता है। उसी वक्त डेनिस, जो अब एक वफादार लेकिन थका हुआ ट्रैवलर बन चुका है, ओवरवर्ल्ड लौट आता है। दूर एक काली छाया जाग उठती है। पिगलिनों की खतरनाक महारानी मालगोशा को जैसे ही ऑर्ब की वापसी का संकेत मिलता है, वह सीधे स्टीव के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि ऑर्ब फिर से ओवरवर्ल्ड में है। स्टीव को लगता है कि उसका पुराना साथी, उसका डॉग डेनिस, वापस लौट आया है। मालगोशा एक सौदा रखती है। अगर स्टीव ऑर्ब उसे सौंप देगा तो वह डेनिस की जान बख्श देगी और उसे सालों से चल रही कैद से मुक्त कर देगी। इधर ओवरवर्ल्ड में नताली लौटने की बात करती ही है कि पल भर में रात उतर आती है। जंगल के अंधेरे में स्केलेटन जैसे दानव तीर कमान लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। भागते भागते हेनरी एक पेड़ से टकरा जाता है और तभी कुछ ऐसा होता है जो उनकी पूरी यात्रा की दिशा बदल देता है। जैसे जैसे वह इस रहस्यमयी दुनिया को समझने लगता है, उसे महसूस होता है कि यहाँ जिंदा रहने के लिए चीजें बनाना और खुद को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। अपनी सुरक्षा के लिए वह और नताली डॉन मिलकर लकड़ी की दीवारों से घिरा एक मजबूत किला बनाते हैं, लेकिन अफसोस, ऑनर्ब और क्रिस्टल उस किले के बाहर ही छूट जाते हैं। उधर गैरेट भी मुश्किल से बचता हुआ किले की ओर दौड़ता है और उसे जमीन पर पड़ा ऑनर्ब दिखता है। वो जैसे ही उसे उठाता है, तभी एक राक्षस तीर चलाकर क्रिस्टल को चकनाचूर कर देता है। सौभाग्य से गैरेट ऑनर्ब लेकर किले के अंदर पहुंचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसके पीछे कुछ ज़ॉम्बी राक्षस भी अंदर घुस आते हैं। स्थिति खतरनाक हो जाती है, लेकिन ऐन वक्त पर स्टीव वहां पहुंचता है और ज़ॉम्बियों की जबरदस्त धुलाई करता है। सूरज निकलते ही सारे ज़ॉम्बी और कंकाल जैसे राक्षस जलकर राख हो जाते हैं। इसके बाद स्टीव खुद को परिचित कराता है और सबको बताता है कि टूटे हुए अर्थ क्रिस्टल की वजह से अब वे पृथ्वी पर वापस नहीं लौट सकते, मगर वो एक उम्मीद की किरण दिखाता है। वुडलैंड मैंशन में एक आखिरी अर्थ क्रिस्टल अब भी बचा है। स्टीव उन्हें प्रस्ताव देता है, अगर वे उसकी मदद करेंगे तो वह उन्हें क्रिस्टल दिलाकर पृथ्वी वापस भेज देगा। सभी इस सौदे को मान लेते हैं। इसके बाद स्टीव उन्हें एक गांव ले जाता है जहां उसका खुद का स्टोर है, एक ऐसा स्टोर जो उसने अपनी कई लड़ाइयों में जीतकर जमा की हुई चीजों से भरा है। वह गैरेट और हेनरी को अपने हथियार दिखाता है। तभी गैरेट को एक एल्डर पर्ल मिलती है। स्टीव समझाता है कि यह पर्ल जहां फेंकी जाएगी वहां फेंकने वाला तुरंत टेलीपोर्ट हो जाएगा, लेकिन गैरेट बिना सुने पर्ल पीछे फेंक देता है और झट से खुद पीछे टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाता है। उसकी हालत देखकर सबकी हंसी छूट जाती है। इसके बाद स्टीव उन्हें हथियार बनाना सिखाता है। हेनरी एक कमाल की प्रेशर गन बनाता है, जिसे देखकर खुद स्टीव भी हैरान रह जाता है। वहीं गैरेट गलती से एक अजीबो-गरीब नॉन चाकू जैसा कनस्तर बना देता है, लेकिन गैरेट का असली ध्यान तो उस खजाने पर है जिसका जिक्र स्टीव ने अपने पुराने नोट्स में किया था। एक खजाना जो उसने इस रहस्यमयी दुनिया की खदानों में छुपा रखा था। स्टीव ऑनर्ब देने का वादा करता है, लेकिन तभी सब कुछ उलट जाता है। अचानक मालगोशा की फौज पिगलिन्स गांव पर धावा बोल देती है। पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। सब हथियार थाम कर लड़ने लगते हैं, लेकिन पिगलिन्स का मुख्य निशाना गैरेट बनता है। वो उसे बुरी तरह घेर लेते हैं। लड़ाई के बीच नताली और डॉन भीड़ से अलग हो जाती है और एक तरफ खो जाती हैं। स्टीव हालात को देखते हुए गैरेट और हेनरी को गांव की दीवारों पर ले आता है और उन्हें उड़ने के लिए लोहे से बने खास पंख दे देता है। सामने की पहाड़ियों की ओर इशारा करते हुए कहता है, वुडलैंड मैंशन इन्हीं पहाड़ियों के पार है।
लेकिन गैरेट हमेशा की तरह कुछ अतरंगी करता है। पंखों का टेस्ट करने के लिए वो हेनरी को बिना बताए धक्का दे देता है। हेनरी जमीन से टकराने ही वाला होता है, तभी उसके पंख खुलते हैं और वो हवा में तैरने लगता है। तभी गैरेट भी कूद पड़ता है। पर एक और ट्विस्ट आता है। स्टीव खुद बिना पंखों के गैरेट के ऊपर कूद जाता है। तीनों हवा में उड़ते हुए दुश्मनों से भिड़ते हैं, लेकिन पहाड़ियों तक पहुंचने से पहले ही वे क्रैश हो जाते हैं। जमीन पर गिरने के बाद हेनरी और गैरेट स्टीव से सवाल करते हैं कि पिगलिन्स आखिर हैं कौन। तब स्टीव एक कड़वा सच उजागर करता है। पिगलिन्स दरअसल मालगोशा की सेना है। कभी उसकी अपनी ही जाति ने उसके डांस और क्रिएटिविटी का मजाक उड़ाया था और उसी अपमान ने मालगोशा को अंधेरे की रानी बना दिया। अब वो हर रचनात्मकता को खत्म करना चाहती है और ओवरवर्ल्ड को नष्ट करने के लिए उसे ऑर्ब की जरूरत है। स्टीव कहता है, लेकिन मुझे भी वही ऑर्ब चाहिए अपने प्यारे डॉग डेनिस को बचाने के लिए। उधर दूसरी ओर डॉन और नताली जंगल में भटकते हुए एक वुल्फ डॉग से टकराते हैं। डॉन उसे एक हड्डी देती है और तभी वो नोटिस करती है उसके गले में लगे टैग पर लिखा है डेनिस। डेनिस स्टीव की खुशबू पहचान लेता है और बिना रुके उन्हें वुडलैंड मैंशन की ओर ले जाता है। इधर स्टीव गैरेट के दबाव में उन्हें एक रहस्यमयी हीरो की खान में ले जाता है, वो जगह जहां कभी उसने महान हथियार बनाए थे। लेकिन तभी मालगोशा का ग्रेट हॉक अचानक हमला कर देता है और खदान की दीवारों को चकनाचूर कर देता है। घबराहट में स्टीव हेनरी और गैरेट को एक माइन कार्ट में बैठाकर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद अपने ही कॉपर फॉर्म में फंस जाता है। किसी तरह वो भी निकलता है और जैसे तैसे सब बाहर आते हैं, लेकिन तभी क्रीपर्स आ धमकते हैं और धमाकों से पूरी खदान को उड़ा देते हैं। हेनरी का गुस्सा अब फूट पड़ता है। वह गैरेट को लताड़ता है। उसके लालच की वजह से वे मरने के करीब पहुंच गए थे, मगर गैरेट शांत स्वर में सच्चाई बता देता है। वो पूरी तरह कर्ज में डूबा हुआ है, लगभग दिवालिया हो चुका है। उसके पास जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी अब हाथ से फिसलने वाला है। ये सुनकर हेनरी का दिल पिघल जाता है। वह गैरेट के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तू अकेला नहीं है क्योंकि तू मेरा दोस्त है। इसके बाद वे वुडलैंड मैंशन के पास पहुंचते हैं। सामने खड़ी वह डरावनी हवेली उनके होश उड़ा देती है। स्टीव उन्हें जानकारी देता है मैंशन के 3 फ्लोर हैं। पहले फ्लोर पर घूमते हैं डस्ट प्लेजर्स, भारी कुल्हाड़ियों वाले खूनी राक्षस। दूसरे फ्लोर को संभालते हैं इवोकर्स, जो अंधेरे जादू के उस्ताद हैं। और तीसरे फ्लोर पर रखा है अर्थ क्रिस्टल, जिसकी रक्षा करते हैं भयानक एंडरमैन। स्टीव चेतावनी देता है, ध्यान रहे एंडरमैन की आंखों में कभी मत देखना, वरना सब खत्म हो जाएगा। गैरेट की योजना के मुताबिक वे मैंशन में घुसते हैं और पहले फ्लोर पर संगीत बजाकर प्लेजर्स का ध्यान भटकाते हैं। तभी हेनरी मौका पाकर ऊपर की ओर बढ़ता है। वह जैसे ही दूसरे फ्लोर तक पहुंचता है, कुछ प्लेजर्स उसकी हलचल भांप लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। हेनरी जान बचाता हुआ दौड़ता है और सीधे तीसरे फ्लोर तक पहुंच जाता है। इधर गैरेट की भिड़ंत एक चिकन जॉकी से होती है, छोटा लेकिन खतरनाक। वह गैरेट को जोरदार तरीके से पीटने लगता है। वहीं तीसरे फ्लोर पर हेनरी को आखिरकार अर्थ क्रिस्टल मिल जाता है, लेकिन तभी एक गलती हो जाती है। उसकी नजर एंडरमैन की आंखों से टकरा जाती है। अचानक हेनरी की आंखों के सामने भ्रम छाने लगते हैं। उसे लगने लगता है कि सब उसे बेकार, निकम्मा समझते हैं, मगर हेनरी हार नहीं मानता। वह खुद को संभालता है और पूरी ताकत से एंडरमैन पर वार करता है। आखिरकार एंडरमैन ढेर हो जाता है और उसके मरने पर एक सांड एंडर पर्लन गिरती है, जिसमें छिपी है टेलीपोर्ट करने की शक्ति। क्रिस्टल हाथ में लिए हेनरी, गैरेट और स्टीव वुडलैंड मैंशन से निकलते हैं और पुल पार कर रहे होते हैं। तभी आसमान से गड़गड़ाहट गूंजती है। मालगोशा खुद अपने पिगलिन्स की सेना के साथ वहां पहुंच जाती है। वह हेनरी के पास आती है, एक खौफनाक मुस्कान के साथ ऑनर्ब छीनती है और अपने सैनिकों को आदेश देती है, इन सबको खत्म कर दो। तेजी से हालात बदलते हैं। गैरेट स्टीव और हेनरी को बचाने के लिए खुद को पीछे कर लेता है और अकेले पिगलिन से भिड़ जाता है। जोरदार धमाका होता है। एक पिगलिन पुल को ब्लास्ट कर देता है। गैरेट और कुछ पिगलिन्स पुल से नीचे गिर जाते हैं। उसी झटके से स्टीव और हेनरी भी जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद स्टीव की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और सामने का दृश्य अब पहले जैसा नहीं रहा। स्टीव की आंखें खुलते ही वह देखता है डेनिस ने उन्हें ढूंढ निकाला है। उसके साथ नताली और डॉन भी हैं, जो सही सलामत लौट आए हैं। लेकिन दूसरी ओर हालात और भी गंभीर हो चुके हैं। मालगोशा ने ऑर्ब को नेदर पोर्टल में लगाकर उसकी ऊर्जा को सक्रिय कर दिया है। पोर्टल से निकली भयानक लेजर चारों ओर अंधकार फैला देती है और अब वो ओवरवर्ल्ड में अपनी राक्षसी सेना को बुला रही है। खतरा सिर पर है। हेनरी, स्टीव, डॉन और नताली एक बार फिर खड़े होते हैं, ऑर्ब को वापस पाने और ओवरवर्ल्ड को बचाने के लिए। हेनरी और नताली गांव वालों के साथ मिलकर आयरन गोलम्स तैयार करते हैं। वो पुराने संरक्षक अब फिर से जंग के मैदान में लौट आए हैं। जैसे ही पिगलिन्स हमला करते हैं, गोलम्स उनसे भिड़ जाते हैं। धरती थर्राने लगती है, हथियार टकराते हैं और
युद्ध का बिगुल गूंज उठता है। अपनी सेना को पीछे हटता देख मालगोशा खुद मैदान में उतरती है, अपना सबसे विनाशकारी हथियार ग्रेट हॉक। स्टीव बिना डरे सीधा मालगोशा का सामना करता है। उसी समय हेनरी एंडरपर्लस का इस्तेमाल करता है और एक झलक में टेलीपोर्ट होकर सीधे ऑब के पास पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वह ऑब को उठाने वाला होता है, ग्रेट हॉक आकाश से आग बरसाता है और हेनरी गिरने लगता है। मगर तभी गैरेट हवा में प्रकट होता है और हेनरी को जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। दरअसल वह पहले वाले ब्लास्ट में पिगलिन के एयर बैलून से गिरा था, लेकिन किसी तरह बच गया था। अब लड़ाई का अंत करीब है। गैरेट सीधे नेदर पोर्टल पर टूट पड़ता है और पूरे पोर्टल को ही उड़ा देता है। अंधकार का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। जैसे ही सूरज की पहली किरण ओवरवर्ल्ड पर पड़ती है, सारे पिगलिन जलकर ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। मालगोशा की शक्तियां छिन जाती हैं। अंतिम बार वह स्टीव को धोखे से मारने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार स्टीव पहले से तैयार है। एक आखिरी वार के साथ मालगोशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। शांति लौट आती है। इसके बाद स्टीव अपने प्यारे साथी डेनिस को डॉन के हवाले कर देता है और खुद ओवरवर्ल्ड में ही रुकने का फैसला करता है। लेकिन नताली उससे मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारी जादू की दुनिया असली दुनिया में भी थोड़ी रोशनी फैला सकती है, क्यों नहीं कोशिश करते। यह सुनते ही स्टीव रुक जाता है, सोच में पड़ जाता है और फिर मुस्कुराता है। ऑनर्ब को हाथ में लेते हुए वह कहता है, चलो एक नई शुरुआत करते हैं। और इस तरह स्टीव भी उनके साथ अर्थ पर लौट आता है, लेकिन इस बार केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक लाइट ब्रिंगर बनकर। सब कुछ ठीक होने के बाद सभी मिलकर गैरेट के लिए एक खास तोहफा तैयार करते हैं, एक नया गेम जिसे वो हमेशा से बनाना चाहता था। नाम रखा जाता है ब्लॉक सिटी और लॉन्च के कुछ ही दिनों में वो गेम हिट हो जाता है। गैरेट की किस्मत पलट जाती है और वो एक बार फिर सबके चहेते इनोवेटर बन जाता है। उधर स्टीव एक बड़ा सरप्राइज देता है। वो गैरेट के स्टोर में एक धमाकेदार म्यूजिकल परफॉर्मेंस करता है। दरअसल स्टीव शुरू से ही गैरेट का बिजनेस पार्टनर था। दोनों की दोस्ती अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। डॉन, जो पहले अपनी पुरानी नौकरी से थक चुकी थी, अब अपने असली पैशन को फॉलो करते हुए एक पोर्टेबल जॉन कैफे खोलती है। एक ऐसी जगह है जहां लोग ख्वाब देख सकते हैं, गेम बना सकते हैं और कहानियां गढ़ सकते हैं। नताली भी पीछे नहीं रहती। वो सबके लिए एक सेल्फ डिफेंस एकेडमी शुरू करती है, जहां हर कोई अपनी ताकत को पहचानना सीखता है, खासकर वो जो कभी खुद को कमजोर समझते थे। और फिर आता है हेनरी। इस बार बिना किसी डर के खुद के बनाए जेट पैक को पहनकर स्कूल पहुंचता है। बच्चे उसे घेर लेते हैं। वो अब सिर्फ एक आविष्कारक नहीं बल्कि स्कूल का हीरो बन चुका है। यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।